हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क होता है। देखिए, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओन्ड फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस में डिफरेंस। कैपिटल कल हमने क्या पढ़ी थी? कैपिटल क्या होती है? जो एक कंपनी को चाहिए होती है अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म होने के लिए, राइट? जो भी उन्हें फंड्स चाहिए, जितना भी उन्हें पैसा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म होने के लिए। अगर कोई भी कंपनी आज स्टार्टअप करने जा रही है तो सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए होती है? भाई पैसे चाहिए होते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अगर फॉर इन केस अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी को 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए तो क्या उनके पास होगी? नहीं होगी। और किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दे। तो कंपनीज क्या करती है? अपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगी? वो डिवाइड कर देती हैं। उसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? भाई शेयर्स नाम कर देते हैं। और अगर जो बंदे उसमें इन्वेस्ट करते हैं आके हमारी कंपनी में, उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं और वो हमारी कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर्स बन जाते हैं। अब पब्लिक आएगी कंपनी के पास, कंपनी क्या इश्यू करेगी? इन्हें शेयर सर्टिफिकेट इनको दे देगी। वो क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। इसके ऊपर क्या लिखा होता है? भाई कंपनी ने कितने शेयर्स इन्हें दिए हैं और उन्होंने उसके बदले में कितने पैसे लिए हैं, एक शेयर कितने रुपए का है, ये सारी डिटेल्स इस शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होती है। आगे चलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन इज नोन एज शेयर। यही चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई। शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? भाई शेयर होल्डर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी कितने तरीके के शेयर्स इश्यू कर सकती है? कंपनी 2 तरीके के शेयर्स इश्यू कर सकती है। और वो कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन आप कह सकते हो इशू। कौन कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब इन दोनों को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ना, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मिलना, किसके ऊपर इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी? इक्विटी के ऊपर इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। हमने 2 टाइप के इशू करे शेयर, एक करे हमने इक्विटी शेयर, एक करे हमने प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है। किनके केस में प्रेफरेंस मिलेगी? भाई इनको अगर पेमेंट मिलना होगा, हमारी कंपनी अगर बंद होने जा रही है, मैं कह रही हूँ आपको, तो कंपनी इनसे प्रॉमिस कर देती है कि हम आपको आपका जो जितना भी पैसा बन रहा होगा हम आपको रीपे करेंगे आफ्टर द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स। जितने भी कंपनी के क्रेडिटर होंगे पहले हम उनका पेमेंट करेंगे, देन हम आपका पेमेंट करेंगे। आपको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी वालों को तो सबसे लास्ट में नंबर आएगा, इक्विटी वालों से पहले किसका नंबर आ जाएगा पेमेंट के टाइम पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ऐसी इनको जो डिविडेंड मिलता है वो भी पहले मिलेगा एज कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इनका डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। पहले ही जब कंपनी इशू करने वाली होती है प्रेफरेंस शेयर, वो क्या करती है? भाई स्पेसिफाई कर देती है कि आपको इतने परसेंट का डिविडेंड हम देंगे, लाइक 7% हो गया, 10% हो गया। ये चीज पहले से फिक्स होती है। इक्विटी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा। इक्विटी में वो तो अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अर्निंग ज्यादा हुई तो ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा, कम हुई तो कम मिलेगा। तो आपको समझ आया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? Preference shares are the shares which promise the holder a fixed dividend whose payment takes priority over that of ordinary shares. Ordinary shares कौन से हुए? Equity shares. Preference shareholder को हम promise करते हैं कि हम आपका dividend पहले देंगे आपको as comparison to the equity shareholders. इन्हें 2 तरीके का बेनिफिट मिले। पहला बेनिफिट तो वही मिला कि कंपनी बंद हो रही है, अगर लिक्विडेट हो रही है तो उनका पेमेंट पहले होगा। किनसे पहले होगा? इक्विटी से। लेकिन किनके बाद होगा? कंपनी के क्रेडिटर्स के। पहले तो आप लोन दोगे ना, लोन वाला पैसा वापस करोगे। भाई अगर आपने किसी से लोन लिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लायबिलिटी बनती है कि आप पहले उनका पेमेंट करेंगे। लोन हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, सबसे पहले उनका पेमेंट होता है, देन किनका पेमेंट होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। पहला बेनिफिट इन्हें ये मिला। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ये भी मैंने आपको बताया भाई, इनका डिविडेंड फिक्स होता है। जैसे मैंने अभी आपको परसेंटेज बताई, 7%, 10%, 15%। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन्हें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है?
देखो मैं आपको समझाती हूँ, अगर कंपनी में आज इस साल 2023 में प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब उनके पास इतना प्रॉफिट नहीं है, उनकी इतनी अर्निंग्स नहीं हुई है कि वो इन्हें डिविडेंड दे पाए, तो कंपनी ने क्या करा भाई, इस साल कुछ नहीं दिया। इस साल उन्होंने प्रॉमिस किया था आपको 10% डिविडेंड देने के लिए, लेकिन भाई अर्निंग तो हुई नहीं, इसलिए उन्होंने इस टाइम नहीं दिया। अब 2024 में भी 10% तो भाई इस साल का हो गया 24 वाला, और 10% जो ये पहले का है ना वो भी कंपनी वापस करेगी, तो मिलाकर कितना हो गया भाई 20%। तो इसका मतलब क्या है, डिविडेंड गेट्स क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव आप कह सकते हो। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है किसी भी ईयर में, तो वो क्या होगा, उसका जो डिविडेंड का पोर्शन होगा वो एक्यूमुलेटिव होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा आगे वाली ईयर्स के लिए। जब उनको प्रॉफिट होगा तब आप उस ईयर का तो देंगे ही देंगे, आप पहले वाले ईयर का भी देंगे। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ना भाई, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कुछ नहीं है, ऐसा वाला रूल यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी कंपनी को 2023 में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप इस साल कुछ भी नहीं देंगे, अगले साल 10% बन रहा था भाई 10% दोगे, अगले साल वही उसी ईयर का, पुराना वाला जो आपने नहीं दिया उससे आपकी कंपनी को अब कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे ड्यूरिंग द लॉस दे डू नॉट गेट डिविडेंड, उनको डिविडेंड नहीं मिलता, पुराना वाला जो है वो एक्यूमुलेटिव नहीं होगा, जुड़ता नहीं चला जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो पार्टिसिपेट करना है ना, नाम से पता चल रहा है। अब किस में पार्टिसिपेट करेगी, अगर कंपनी में सरप्लस प्रॉफिट बचता है, मतलब उन्होंने सबको पेमेंट कर दिया, डिबेंचर होल्डर को भी दे दिया, प्रेफरेंस वालों को भी दे दिया, इक्विटी वालों को भी दे दिया, सबको दे दिया, फिर भी उनके पास सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है, तो उस केस में अगर हमने कंपनी ने इशू कर रखे हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो उन बंदों के पास राइट है कि वो इसमें क्या करेंगे भाई, उस प्रॉफिट में उनका हिस्सा बनता है। प्रेफरेंस शेयर्स गेट अ शेयर इन दैट सरप्लस प्रॉफिट। नॉन पार्टिसिपेटिंग नाम से पता चल रहा है उनका कोई भी हिस्सा नहीं बनेगा, ये शेयर होल्डर्स को कोई भी शेयर नहीं मिलेगा सरप्लस प्रॉफिट में, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्ट होना, अब ये शेयर्स किस में कन्वर्ट होंगे भाई, हमारे इक्विटी शेयर्स में। अगर उनकी जो भी शेयर सर्टिफिकेट में जितने टाइम पीरियड के लिए वो शेयर इशू हुआ होगा, उसके बाद वो शेयर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके इक्विटी शेयर्स में बदल जाएंगे। जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे कंपनी में वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। आपके शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है कि आपका कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है। अगर कन्वर्टेबल लिखा होगा तो उसका मतलब उस एक्सपायरी होने पे, उस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के एक्सपायरी होने पे उसने के बाद वो कन्वर्ट होके इक्विटी में बदल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीम होना, जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ कूपन्स मिलते हैं, उसमें लिखा होता है ये कूपन जो है वैलिड है इतने टाइम पीरियड के लिए, तो रिडीम कर पाते हैं हम उतने टाइम पीरियड में ना। तो रिडीम मतलब होना वापस होना, आपका जो पैसा आपने लगाया है कंपनी में वो क्या होगा भाई, जितना भी टाइम पीरियड उसमें मेंशन है कि आपने इतने साल के लिए ये शेयर इशू किए गए हैं, तो जब वो एक्सपायरी हो जाएगी उसके टाइम के बाद वो क्या होंगे, आपका पैसा क्या होगा, रिडीम्ड हो जाएंगे। द प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर रिडीम्ड पेड ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी आपका पैसा क्या करती है भाई, वापस कर देती है। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे मेरी कंपनी में, एज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन के आया, अब मैंने क्या करे 10 साल बाद, 10 साल का था उसका टाइम पीरियड, तो मैंने 10 साल बाद 1 लाख रुपए आपको क्या करे, वापस कर दिए आपको। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो प्रेफरेंस शेयर कितने दिन में रिडीम हो जाने चाहिए, 20 इयर्स के अंदर अंदर वो रिडीम हो जाने चाहिए। और अगर कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है वो कंपनी, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है भाई, 30 इयर्स। इररिडीमेबल मतलब आपको कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी, ये शेयर्स रिडीम्ड नहीं हो सकते, ये तभी रिडीमेबल हैं जब कंपनी बंद हो रही है, मतलब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तब कंपनी आपको पैसा वापस करेगी। दी शेयर्स आर रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द
कंपनी। तो रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दी ऑर्डिनरी शेयर्स ना, ऑर्डिनरी शेयर्स ही तो है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनके ऊपर बेनिफिट मिलता है दो केस में। कौन कौन से? एक तो उनका डिविडेंड फिक्स होता है, अगर डिबेंचर होल्डर का सारे बोरोड फंड्स का पेमेंट होने के बाद प्रॉफिट होता है, कंपनी को अर्निंग्स बचती है, तो पहले पेमेंट किनका होगा बताओ? इक्विटी वालों को होगा, प्रेफरेंस का? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले उनका डिविडेंड दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द फाउंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। दे आर द रियल ओनर्स। इन्होंने इतना ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, आप खुद सोचो, इनको आप सबसे एंड में पेमेंट कर रहे हो, कंपनी इनको सबसे आखिरी में पेमेंट करती है। लेकिन एक बात और याद रख लीजिएगा, इनका रिस्क जितना बड़ा है ना, अगर उन्हें प्रॉफिट होता है, उनको जब कंपनी वापस करेगी उनका डिविडेंड, तो इतना ज्यादा अमाउंट का उन्हें वापस करती है, क्योंकि भाई दे आर द ओनर्स ना, इसलिए मालिक तो भाई ज्यादा कमाता ही है ना। द ओनर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड दे हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास होता है वोटिंग राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले डिसीजन लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड। इनको पेमेंट होगा किसके बेसिस पे होगा? अर्निंग के बेसिस पे होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें मिलना ही मिलना है। इन्होंने सबसे ज्यादा रिस्क ले रखा होता है। दे आर टेक द विलिंग रिस्क। जिनको रिस्क नहीं लेना वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सोच लो, अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरे को पेमेंट मिलती रहे, हर महीने मेरे को इंटरेस्ट मिले, तो आप बताओ मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है कि आपको हर महीने आपको डिविडेंड दिया जाएगा, है ना। तो वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मेड देम हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ओवरऑल कंट्रोल किसके पास होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स पे होगा, राइट। There is no burden on the company as payment of dividend to the equity shareholder is not compulsory. कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि इनको डिविडेंड देना ना देना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। अब कुछ लिमिटेशंस भी होंगी इसकी। इन्वेस्टर्स हु प्रेफर स्टडी इनकम, अभी मैंने आपको बताया, जो चाहता है ना कि मुझे रेगुलर बेसिस पे इनकम होती रहे, वो कभी भी इक्विटी शेयर्स को प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड फिक्स नहीं है। Cost of issuing equity shares is higher than the cost of raising fund through other sources. भाई सबसे ज्यादा कॉस्ट इसमें लगती है। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है तो इसका मतलब है उनकी कॉस्ट बहुत हाई लग रही है इन इशूइंग दी इक्विटी शेयर्स। क्यों? क्योंकि वो ओनर्स हैं, उन्होंने रिस्क ज्यादा लिया है, तो वो आपसे डिमांड भी ज्यादा करेंगे डिविडेंड, राइट। अगर अर्निंग्स हो रही है कंपनी को तो सबसे ज्यादा इनको देना पड़ता है डिविडेंड। इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। देखो, अगर 4 इक्विटी शेयर होल्डर है तो कंपनी की 4 बंदों के पास पावर है ना डिसीजन लेने की। कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स को और शेयर्स इश्यू कर दिए। अब आप बताओ 100 हो गए, पहले थे 4 अब आ गए 100, तो उनकी पावर क्या हो गई? डाइल्यूट हो गई। वोटिंग पावर क्या होती है? बिखर जाती है। इफ नो प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर पेइंग फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, द होल्डर्स ऑफ सच शेयर गेट नो डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के बाद कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बचता ही नहीं है उनकी अर्निंग्स में, तो इनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये इसकी क्या है? लिमिटेशंस है। किसकी? इक्विटी शेयर्स की। अब आप कहोगे मैम इतने सारे तो लिमिटेशंस बता दिए, इसका फायदा क्या है? फायदा क्यों नहीं है? देखो, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में? इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास में। डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट पे इनको इनका पैसा दिया जाता है। और ये कौन होते हैं? हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो बेनिफिट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब पढ़ लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझ लिए तो डिफरेंस इजीली हो जाएंगे। देखो, राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड। डिविडेंड किसको पहले मिलेगा बताओ? प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, इक्विटी वालों को मिलेगा? यस, दे एंजॉय फर्स्ट प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा और उसके बाद किसका नंबर लगता है भाई? इक्विटी वालों को मिलता है। राइट ऑफ रिसीविंग बैक देयर कैपिटल। अगर कंपनी बंद हो रही है तो बताओ पहले किसका पेमेंट होगा? कैपिटल किसकी वापस कर दी जाएगी? प्रेफरेंस वालों की। यही तो 2 बेनिफिट इनको मिल रहे थे ओवर द इक्विटी शेयर, राइट। रेट ऑफ डिविडेंड किसमें फिक्स होता है? परसेंटेज किसमें स्पेसिफाई होती है? प्रेफरेंस शेयर्स में स्पेसिफाइड होती है, फिक्स होती है कि 10% मिलेगा, जब भी मिलेगा 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, पहले से स्पेसिफाइड होती है वो चीज। इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट में डिपेंड अपॉन दी प्रॉफिट। वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी वालों के पास होता है ना। प्रेफरेंस वालों के केस में हमेशा बस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, वरना नहीं मिलेंगे।
कन्वर्ट कौन हो सकता है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये पहचान लो। छोटे कौन है, प्रेफरेंस वाले। छोटे बड़े से कन्वर्ट हो सकते हैं ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस वन। ठीक है, प्रेफरेंस से इक्विटी पे जा सकते हैं, इक्विटी से प्रेफरेंस पे नहीं आ सकते हो। रिस्क कौन ले रहा है ज्यादा, आप बताओ। इक्विटी वाले ले रहे हैं ना रिस्क, क्योंकि इनकी तो परसेंटेज भी स्पेसिफाइड नहीं है, इन्हें तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा, इक्विटी वालों को सबसे आखिरी में मिलेगा। तो रिस्क किसका कम हुआ, प्रेफरेंस वालों का लेस हुआ। तो बस यही आज मुझे आपको पढ़ाना था। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने, द टर्म रिडीमेबल इज यूज्ड फॉर, ये आपको होमवर्क से करना है, आपको बताना है रिडीम किसके लिए यूज होता है, प्रेफरेंस के लिए यूज होता है, इक्विटी के लिए यूज होता है। ये आप मुझे बताएंगे कि किसको रिडीम किया जा सकता है, प्रेफरेंस वालों को करते हैं हम, इक्विटी वालों को करते हैं। ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।